नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की समीक्षा बैठक। कहा, किसानों को कम पानी खपत वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करे नाबार्ड। कृषि वित्त संस्थान नाबार्ड को ग्रामीण आय में सुधार के लिए काम करने की दी सलाह। केंद्रीय जल आयोग ने स्थायी विकास के लिए नदी, घाटियों और जलाशयों में तलछट के एकीकृत प्रबंधन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का किया आयोजन। नदियों, जलाशयों और जल निकायों में तलछट प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करना था कार्यशाला का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान 2023 के लिए हुई बैठक। पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 35 करोड़ पौधारोपण करेगा वन विभाग। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, किसानों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम बनेगा महाअभियान। वन महोत्सव में 1 से 7 जुलाई तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। देश के कई हिस्सों में कहीं बाढ़ और कहीं लू से लोग बेहाल। असम में 8 जिलों के 444 गांव बाढ़ से प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। वहीं कई हिस्सों में गर्म हवा के थपेड़ों ने भी बढ़ाई परेशानी। और मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबार्ड से किसानों को अधिक लाभदायी के साथ साथ पानी की कम खपत वाली फसलों, खासकर मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की ओर अपना रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की एक समीक्षा बैठक में ये बात कही। निर्मला सीतारमण ने कृषि वित्त संस्थान नाबार्ड को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में ग्रामीण आय में सुधार के साथ जमीनी स्तर पर दक्षता और परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की सलाह दी। मंत्रालय के मुताबिक सीतारमण ने नाबार्ड को किसानों को मोटे अनाज के तहत आने वाले खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और पहले से ही मोटे अनाज उगाने वाले किसानों के लाभ की रक्षा करने का भी निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान नाबार्ड को ग्रामीण ऋण बढ़ाने के लिए कदम उठाने के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा जैविक उत्पादकों के एकत्रीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भी कहा। जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग ने सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्थायी विकास के लिए नदी, घाटियों और जलाशयों में तलछट के एकीकृत प्रबंधन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी है कि जलाशय में गाद इकट्ठा होने को नियंत्रित करने के उपायों के साथ लघु एवं दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिसे कई चरणों में लागू किया जा सकता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सचिव पंकज कुमार ने जलाशयों और उनके उपयोगी अस्तित्व पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तलछटीकरण की दरों का आकलन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य नदियों, जलाशयों व जल निकायों में तलछट प्रबंधन के लिए टिकाऊ कार्य योजना तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ विचार विमर्श करना था। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में इस बार 35 करोड़ पौधारोपण कर वन विभाग पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की पहल करेगा। विभिन्न विभागों से समन्वय कर वन विभाग इस लक्ष्य को पूरा करेगा। प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान 2023 के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं की समन्वय बैठक वन विभाग मुख्यालय के परिजात सभागार में सोमवार को 2 सत्रों में संपन्न हुई। समन्वय बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सरकार प्रदेश के 2.5 के प्रत्येक किसान कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाए, साथ ही अपने परिवार की तरह उसकी सुरक्षा और संरक्षण भी करें। उन्होंने कहा कि वनों के क्षेत्र को बढ़ाकर हम मौसम के समय में आ रहे अप्रत्याशित बदलाव और वैश्विक रूप से हो रहे जलवायु परिवर्तन की समस्या से आसानी से निपट सकेंगे। और देश में इस वक्त मौसम के बदलते प्रभाव से लोग परेशान हैं। एक तरफ बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई राज्यों में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज लू की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा भी की गई है।
और आप बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में कई भीषण गर्मी है तो लू से भी लोग परेशान हैं और कहीं बाढ़ ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक असम में बाढ़ से 18 जिलों में 444 गांव प्रभावित हुए हैं और राज्य भर में 4,741 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। वहीं असम के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और गुरुवार तक असम के कई जिलों में बेहद अधिक से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ के कारण 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रभावित जिलों में 25 राहत शिविर भी खोले गए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी राजस्थान में आकर कमजोर जरूर पड़ गया है, लेकिन अजमेर जिले में 2 दिन से हो रही बारिश ने 116 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साल 1917 में 119.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अजमेर के पुष्कर में भी 6 इंच बारिश हुई है। अजमेर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव हुआ। मौसम विभाग ने आज भी टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर समेत 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बात करेंगे जम्मू की। जम्मू में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश ने मचाई तबाही। जम्मू और आसपास के इलाकों में कल शाम भारी बारिश के साथ तेज आंधी से विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर कई पेड़ और खंभे उखड़ गए और बिजली के तार टूट गए। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। सैनिक कॉलोनी, चन्नी हिम्मत के सेक्टर 6 और नानक नगर के सेक्टर 7 के अलावा जम्मू के कई इलाकों में खंभे और पेड़ उखड़ गए। आंधी ने कई स्थानों पर भवनों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने देश के कई हिस्सों में कहीं बाढ़ और कहीं लू चलने पर कहा है कि ये जलवायु परिवर्तन का असर है। चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट यही है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है और हीट वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और जैसे हम प्रेडिक्ट किए थे ऐसे इस बार ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा हीट वेव देखने को मिल रहा है और ये हीट वेव शायद लास्ट स्पेल होगा ईस्टर्न इंडिया के लिए जब ये मानसून अभी एडवांस कर रहा है। अगर रेनफॉल की बात करें, जो हैवी रेनफॉल हो रहा है, ये हैवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रहा है। मानसून सीजन में आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में हैवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। अगर ये जो इवेंट अभी हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है, जब ऐसे कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है कि साइक्लोन आता है कि मानसून एडवांस करता है, ऐसे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। बड़ी बात यह है कि हम इसको पूर्वानुमान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इफ इसको पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे हैं। मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर खेती बाड़ी पर भी पड़ रहा है। ये जो टेम्परेचर राइज होता है इसका प्रभाव हमारा जो कृषि होता है, जैसे धान हो कि गेहूं हो, इसका डिफरेंट स्टेजेस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यील्ड की बात करें, जो पेडी का जो यील्ड है, तो टेम्परेचर राइज होता है, 1 डिग्री राइज होता है, तो इसमें लगभग 6 to 7% इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसका रीजन यही है कि टेम्परेचर राइज होने से जो हार्वेस्टिंग स्टेज पे कि फ्लावरिंग स्टेज पे जो जरूरत होता है तो कभी कभी नहीं मिल सकता है, जैसे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट की मॉइस्चर रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंगली जो अर्ली मैच्योरिटी हो जाता है और इसका यील्ड कम हो जाता है। स्पेशली आपका कोई हॉट वेदर कंडीशन रहे कि हीट वेव कंडीशंस रहे, जो कि क्लाइमेट चेंज वातावरण में ज्यादा फ्रिक्वेंट और ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, ज्यादा इंटेंस हो जाता है, तब मैच्योर स्टेज में ऐसे कंडीशन रहे तो अर्ली मैच्योरिटी हो जाता है। अकॉर्डिंगली यील्ड जो है कम हो जाता है। यही केस में दिखा गया गेहूं के लिए भी जो प्रोजेक्शन है, जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है तो गेहूं का यील्ड भी कम हो जाता है 5 to 10%।
और स्वदेशी ड्रोन बनाने वाली कंपनी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड देश के सभी राज्यों में विस्तार करने जा रही है। कंपनी इस वर्ष 3000 ड्रोन बेचने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सह संस्थापक और निदेशक ने कहा कि कंपनी इस वर्ष 6 गुना वृद्धि के लक्ष्य को लेकर चल रही है। हमारे कृषि ड्रोन को लेकर लोगों में उत्साह है। ये ड्रोन खेती किसानों में बहुत काम आ रहे हैं और कृषि लागत को कम करेगी। ये बात किसानों की समझ में आ रही है, जिसके चलते बाजार में ड्रोन की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में कंपनी पूरे देश में विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि आयोटेक वर्ल्ड के कृषि ड्रोन पहले से ही उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं, फिर भी जैसे जैसे बिक्री और बढ़ेगी हम इसकी कीमत को और भी कम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और इफ्को जैसी कंपनियों ने देश में सूक्ष्म उर्वरक यानी नैनो फर्टिलाइजर शुरू किए हैं। आयोटेक वर्ल्ड देश में इन उर्वरकों के उपयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है। गुजरात कच्छ का भुजोड़ी गांव हैंडलूम के काम के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। इस हैंडलूम में सूट, साड़ी और दूसरे वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ का काम बहुत ही पुराना है। यहाँ काम करने वाली महिला ने बताया कि वो अपनी दिलचस्पी से ये काम सीखती हैं। ये इस काम को वीविंग वणकर हिसाब से वीविंग काम कहते हैं। यहाँ सूट पीस बनता है, साड़ी बनता है और ड्रेस बनता है, ये सब कुछ बनता है। ये तो हमारे बाप दादा से चल रहा है और मुझे भी इंटरेस्ट हुआ है, इसलिए मैं सीख चुकी हूँ। बहुत मुश्किल ही है, लेकिन जो आता हो उसको सीख लेना चाहिए। अगली खबर, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के जीवन में बदलाव आया और उनका जीवन सुगम हुआ। इस योजना से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन कर उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मददगार साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं और उन्हें गीली लकड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी निजात मिली है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी इस योजना की लाभार्थी महिलाएं अब आसानी से खाना पकाने के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार को पर्याप्त समय दे पा रही है। धर्मशाला के समीप खनियारा गांव की महिलाओं ने बताया कि अब खाना जल्दी और आसानी से बनने की वजह से उनके समय की बचत होती है। वे अब अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पा रही हैं। पहले तो हम लकड़ियाँ लेने जंगल में जाते थे और अब हमें खाने बनाने की बहुत सुविधा मिली है और धुएं से भी बचाव हो गया है। खाने बनाने में आसानी मिल गई है और बच्चे को पढ़ाने में हमें बहुत टाइम मिल जाता है और लॉकडाउन में भी हमें 3 सिलेंडर फ्री मिले हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमें भी ये गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया गया। लॉकडाउन के तहत हमें ये 3 सिलेंडर फ्री में भराए गए थे और इसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे हम बाहर नहीं जा सकते थे कमाने। ये जो गैस उसका गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए फ्री में, उससे हमें काफ़ी राहत मिली थी। उज्ज्वल गैस के तहत जो हमें सिलेंडर और जो चूल्हा गैस मिला है, इसके होने से हमारे को बहुत सुविधा मिली है। हम बहुत खुश हैं। जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाना पड़ता है, बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से टिफिन बन जाता है। तो इस योजना से हमें बहुत लाभ मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये उज्ज्वल योजना जो है इसकी सुविधा दी है। कोरोना के टाइम में 3 सिलेंडर फ्री मिले हैं। हमें लकड़ी लानी पड़ती थी, वो बहुत सुविधा मिल गई है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने में काफी मददगार साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में अरहर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 जून को अरहर का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 19 जून को 300 रुपए की बढ़त के बाद 7,800 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में सोमवार को अरहर की खरीद 9,405 रुपए पर हुई, जबकि राजकोट मंडी में 19 जून को अरहर के सौदे 8,600 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अलीगढ़ मंडी में 17 जून को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए, जो कि 19 जून को 10 रुपए चढ़कर 6,760 रुपए हो गया। वहीं फिरोजाबाद मंडी में अरहर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। 19 जून को यहां अरहर का भाव 40 रुपए टूटकर 6,850 रुपए से 6,810 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 19 जून को काला पीपल मंडी में सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 17 जून को इसका भाव रहा 5,090 रुपए, जो कि 19 जून को 70 रुपए की बढ़त के बाद 5,160 रुपए हो गया। वहीं राज्य की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 4,950 रुपए। 19 जून को इसके सौदों में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4,750 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में 19 जून को सोयाबीन का कारोबार 4,705 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहाँ 19 जून को सोयाबीन का भाव रहा 4,950 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बराक घाटी इलाके के किसान इस समय साली धान की नर्सरी लगाने का काम टाल दे। हालांकि किसान पहले ही नर्सरी लगा चुके हैं, वे खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साली धान की रुपाई के लिए खेत भी तैयार करते रहे। बराक घाटी में ही किसान रागी की बुआई के लिए पड़ती भूमि की जुताई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भारी बारिश के बाद साली धान की नर्सरी तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ पपीते की रुपाई करें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके में साली धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करें और भारी बारिश के मौजूदा दौर के बाद नर्सरी तैयार करें। यहीं अदरक और हल्दी के खेतों में पहली मल्चिंग रुपाई के तुरंत बाद करें और रुपाई के 40 दिन बाद धान और लकड़ी की भूसी से मल्चिंग को दोहराएं। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके में ही इस मौसम में गन्ने में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मेघालय के किसान इस समय भारी बारिश के बाद साली धान की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ लोबिया की बुआई कर ले। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के किसान इस समय खरीफ धान की नर्सरी तैयार करें। इस राज्यों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव होने से नर्सरी को नुकसान हो सकता है।
ऐसे में यहाँ के किसान थोड़ी ऊंची जगह पर सामुदायिक नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तैयार धान की कटाई से करीब 10 दिन पहले खेतों से सारा पानी बाहर निकाल दें। यही इस समय मक्के की बुआई कर सकते हैं। नागालैंड में इस समय किसान इलायची की रुपाई करें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसे विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंधु ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज़ादी के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानीप में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आस्था और भक्ति का अलौकिक समागम है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक स्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने 2018 में इंदु मिल में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए नींव रखी थी। ये न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। नेपाल में योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल के पर्यटन मंत्री सुडान किराती के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में योग किया। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की से सामान्य वर्षा हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और वर्षा होने का अनुमान लगाया है। राजधानी में इस महीने औसतन 19.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।